आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत। आज के मित्र संवाद में हमारे खास मेहमान हैं धम्मदूत पूज्य भदंत संगरत्न मानके जी। भंती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे विशेष शो में। भंती जी के बारे में आपको मैं बता दूं कि भंती जी ने अपने उम्र के 6 साल में ही प्रवज्जा ग्रहण की थी, धम्म दीक्षा ग्रहण की थी और तब से लेकर अब तक निरंतर वो एक बौद्ध भिक्षु के रूप में कार्य करते हैं। उम्र के 9 साल में वो जापान चले गए थे बुद्धिज्म की शिक्षा को समझने के लिए और उसके बाद जब वो भारत लौटे तब भारत के विभिन्न राज्यों में विशेषतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा और अन्य कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे वो धर्म प्रचार प्रसार का काम करते हैं और सेवाभावी काम भी करते हैं। भंती जी से आज हम जानेंगे उनके पूरे जीवन की घटनाक्रम के बारे में और उनके सेवा भाव के कार्य काम के संदर्भ में और साथ ही साथ हम जानेंगे कि किस तरह से बुद्ध की शिक्षाओं को वो लोगों के बीच में जाकर प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं। भंते जी, जिस तरह से मैं आपकी जीवनी को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आप बिल्कुल उम्र के 6 साल में जो है गुरुत्कुट पर्वत पर जाके आपने प्रवज्जा ग्रहण की थी और उसके बाद आप जापान चले गए थे। तो ये सारा जो एक सफ़र है, इस सफ़र को लोगों को समझाइए कि इतने बचपन में इतने कम उम्र में आपने प्रवज्जा ग्रहण करना और इतना लंबे समय तक आप चीवर में हैं, इसके बारे में समझाइए। मैं प्रथम आपके आवाज़ टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके आवाज़ टीवी के माध्यम से जगह जगह शहर ही नहीं, जहाँ साधारणतः पहुँच नहीं पाते ऐसे जगह में आपके आवाज़ टीवी के माध्यम से जो बुद्ध धर्म का प्रचार हो रहा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन थे उसका प्रबोधन हो रहा है, उसके लिए आपके आवाज़ टीवी को आप और आपके जो क्रू है उन सबको साधुवाद देना चाहता हूँ। आपने अभी जो मेरे जीवन के बारे में प्रश्न किया कि बंती जी आप इतने कम उम्र में श्रामनेर की दीक्षा कैसे ली, इतने कम उम्र में जापान में कैसे चले गए। शायद मेरी ज़िंदगी मेरे से शुरुआत नहीं होती है। मेरा अभी 59 का उम्र है, लेकिन मेरी जो ज़िंदगी है, मेरा जो जीवन है, वो जीवन का इतिहास मेरे से भी पहले शुरुआत हुआ है। आप यहाँ बैठे हो, ये बेसिकली ओरिजिनल मेरे माता पिता का घर था। मैं अकेला लड़का होने के कारण वो घर को संस्था के नाम से किया और संस्था का एक हेडक्वार्टर है ये। लेकिन जब माता पिता थे उस वक़्त 1956 में बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने भदंत चंद्रमणि जी के हस्ते बुद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण किया। उसके पश्चात लाखों लोगों को धम्म दीक्षा प्रदान किया। इस घटना को लेकर या उससे भी पहले से लेकर देखा जाए तो मेरे पिताजी सच्चिदानंद मानके गुरु जी ये बाबा साहब अम्बेडकर के कट्टरता से फॉलोअर थे। उन्होंने राइट बोला तो राइट, लेफ्ट बोला तो लेफ्ट। उनके ज़िंदगी में बाबा साहब के शब्द को छोड़कर और दूसरा तीसरा कोई शब्द नहीं था। और ये घर ऐसा घर था कि 56 में हमने दीक्षा तो ले लिया, लेकिन यहाँ कोई विहार इने गिने झोपड़ी के जैसे विहार थे, आज तो बड़े बड़े विहार हो गए। फिर कहीं बाहर से विहार भिक्षु लोग आते थे तो उनको रहने को जगह नहीं होती थी। फिर ये सही घर में उसका पिताजी मिल के मजदूर थे, लेकिन इसी घर में जो भी कुछ बाहर से आए या यहाँ रहते भी होंगे तो उन भिक्षुओं का एक रहने का ये स्थल था। भदंत आनंद कौशल्यायन जी से लेकर धर्मकीर्ति जी से लेकर धर्मशील जी महू के जो फाउंडर है वो धर्मशील जी, सदानंद जी, ये सब इसी घराने में पले। साधारणतः जो बचपन में एक माता जी गाना गाती है, मैंने अपने बचपन में गाना कम सुना, सूत्र ज़्यादा सुना। ऐसे ये घराने की बैकग्राउंड था। मैं लोरी शायद सुना होगा, लेकिन सवेरे से दोपहर शाम कोई ना कोई भिक्षु रहता था। अच्छा, तो वो संस्कार ऑटोमेटिकली पड़ा और घर में वो संस्कार था, तो उसके कारण भिक्षु बनने के लिए शायद दूसरे लोगों को बहुत कष्ट करना पड़ा रहता मेंटली। वो एक वक्त भी ऐसा था कि उस वक्त में लोग बुद्धिज्म की तरफ इतना आकर्षित नहीं हुए थे। लोग भले ही बुद्धिज्म को समझ पा रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी रिस्क आपके पिताजी ने ली कि आपको 6 साल की ही उम्र में प्रवज्जा लेने का फैसला उन्होंने किया। नहीं, उन्होंने फैसला नहीं किया। इन्हें बेसिकली बताएंगे तो मैं माता पिता के साथ राजगीर नहीं गया। अच्छा, ऐसे ही राजगीर चले गया, किसी के साथ राजगीर चले गया, माता पिता नहीं थे। ओके। वहाँ जाकर पता चला कि
69 30 दिसंबर को जो वर्धा में शांति स्तूप है, वो शांति स्तूप के फाउंडर पूजनीय फुजी गुरु जी के माध्यम से एक सामूहिक दीक्षा का समारोह था। तो मैंने भी जीत पकड़ा। अच्छा, 6 साल की उम्र में आपने जीत पकड़ी। जीत पकड़ा मैंने कि मैंने भी भिक्षु बनना है। उनको मान्य नहीं था, इसलिए मान्य नहीं था कि मैं बिलो 18 का ये नहीं हूँ। सेकंडली मेरे जो पालक हैं उसमें से कोई नहीं है। अच्छा, तो ये 2 रीजन के कारण वो कहते हैं कि आपको दीक्षा नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैंने इतना जीत पकड़ा कि मुझे आज दीक्षा लेना तो लेना ही है। अच्छा, तो उनको मजबूरन, एक मजबूरी समझो या उन्होंने जो थोड़ा सा समझदारी दिखाया कि उसमें से एक यागी जी करके भिक्षु थे, वो कहने लगे कि ये बच्चा है, आज दीक्षा लेगा कल नागपुर जाकर चीवर छोड़ भी देगा तो भी बच्चा है, फर्क क्या पड़ना है। तो मेरे जीत के कारण वो मैंने दीक्षा ग्रहण किया, श्रामनेर की दीक्षा ग्रहण किया। और जब जाते वक्त गृहस्थी के जीवन में गया, आते वक्त भिक्षु का जीवन लेकर वापस आया। वो पहले यानी 10-15 दिन के बाद जब वापस आया तब माता पिता ने पहली बार मुझे चीवर में देखा और समझे कि लड़का भिक्षु बन गया है। लेकिन माता पिता कोई नाराज नहीं हुए, कोई क्रोध नहीं था उनमें, कोई विरोध नहीं था उनमें। वो साहजिकता से उन्होंने भी स्वीकार किए, ताकि उनको भी लगता होगा कि कल जाकर भिक्षु बनेगा, कोई बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है बुद्धमय करना है या समाज को कुछ मार्ग दिखाना है, तो उस तरह का आदमी बनेगा तो ठीक है। जबकि मैं एक अकेला ही लड़का हूँ, ना मुझे बहन है ना भाई है। फिर भी माता पिता ने जो बाबा साहब अम्बेडकर से लिया एक कीर्ति, एक भावना, एक श्रद्धा को अपने लड़के के पीछे लगाया और वो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करने के लिए मुझे ना कोई दीक्षा लेने को मना किया, दीक्षा के बाद में देखकर मना किया, और जापान जाते वक्त भी उन्होंने कोई आनाकानी नहीं किया। तो जापान 6 साल की उम्र में आपने प्रवज्ञा ग्रहण की, आप चीवर में आप घर में आए, उसके बाद में आपका स्वागत हुआ आपने जैसा बताया। उसके बाद में जापान जाने का फैसला कैसे हुआ? जापान जाने का फैसला, एक मेरे आज जो गुरु है बदंत सोमन होडी सावा जी, जापान में रहते हैं, आज भी 92 ईयर्स के हो गए, लगते नहीं। वो उन्होंने एक हमारे संघ में, तेंदाई करके संघ है, उस संघ में कई तरीके की तपस्या होती है। तो उसमें से एक तपस्या ऐसी है कि 12 साल ही करके पर्वत है जो तेंदाई संघ का मुख्य विहार है। उस पर्वत में एक जोदोइन करके विहार है, जहाँ मानते हैं कि जो देंग्यो दाइशी तेंदाई संघ को फाउंडर, 1200 वर्ष पहले के तेंदाई संघ के फाउंडर, इन्होंने जो तेंदाई संघ का शुरुआत किया उनकी समाधि के जैसा। लेकिन समाधि मृत्यु के तौर पर नहीं मानते, सेवा ऐसी करते कि वो जीवित हैं। तो वो विहार में 12 साल रहकर साधना करना पड़ता। ये अपना चॉइस है, करने वाले करते, ना करने वाले कोई कंपलसरी नहीं। तो हमारे गुरुजी ने वो 12 साल की तपस्या किया। तपस्या करने के बाद भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ कि मैंने अभी भी तपस्या करना चाहिए, अभी भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो वो 3 साल के बीच भारत आए, कुछ वक्त राजगीर में रहे, कुछ वक्त सारनाथ बोधगया घूमते रहे, और अंतिम जो 6 महीना था वो नागपुर आकर रहे। नागपुर आकर हमारे घर में रहे या और किसी के घर में रहे होंगे। लेकिन वो 6 महीने के बीच में मेरे माता पिता या गुरुजी के साथ अच्छा संबंध बढ़ा, घरगुती मामला बना। और उस वक्त मेरे पिताजी भारतीय बौद्ध महासभा के प्रेसिडेंट थे, नागपुर के प्रेसिडेंट थे। तो उस नाते से भैया साहब अम्बेडकर उस वक्त जीवित थे। तो भैया साहब अम्बेडकर के सिग्नेचर से मेरे माता पिता के अनुमति से उस गुरुजी को एक लेटर दिया गया कि ये आपने 6 महीना रहकर नागपुर की या महाराष्ट्र की जो बुद्ध की परिस्थिति है उसको अच्छे से देखा, बुद्ध के इतिहास को जाना, बाबा साहब अम्बेडकर को देखा। तो हम आशा करते हैं कि आप इस हमारे बच्चे को जापान ले जाएंगे, वहाँ अध्ययन कराएंगे, वहाँ परिपक्व भिक्षु बनाएंगे और फिर लौटा देंगे। ये माता पिता ने गुरुजी को एक विनंती पत्र भैया साहब अम्बेडकर के माध्यम से उनके सिग्नेचर से दिया, और वो कारण है कि मैं जापान जा पाया। ओके, फिर जापान में जाने के बाद में आप कितने साल तक जापान रहे? किस तरह की शिक्षाएं आपने ग्रहण की, किस तरह की पढ़ाई की, और वापस कैसे लौटे भारत में? मैं जापान में जब गया था तब 9 साल का था, ज़्यादा उम्र नहीं थी मेरी। एक्चुअली देखा जाए तो 16 साल तक सिंगल बच्चा माता पिता को छोड़कर, उसके साथ पालक हो तो ठीक है, अदरवाइज वो 16 साल तक का बच्चा अकेला विदेश में लंबे काल जा नहीं सकता। उस जमाने में भी आज में भी ये इंटरनेशनल लॉ है। लेकिन उस वक़्त एक हितोमी जी करके मुंबई के जापानी एम्बेसी थे, उन्होंने समझदारी दिखाई कि उन्होंने भी यहाँ का नागपुर का
परिस्थिति को परखा था, नागपुर को देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा था, तो उन्होंने थोड़ी सी समझदारी दिखाई। उन्होंने जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, हमारे घर के लोगों ने नहीं, वो एम्बेसी ने जापानी फॉरेन मिनिस्टर को लेटर लिखे कि ये 9 साल का बच्चा अकेला, शरीर अकेला है ये, लेकिन बुद्ध धम्म पढ़ने को जा रहा है, तो इसके साथ बुद्ध है तो इसको वीसा दिया जाए। अच्छा। तो वो एम्बेसी का शब्द को जापान फॉरेन मिनिस्टर मान्य किया और फिर मुझे जाने का मौका मिला। उसके बाद में ये 1971 की बात है, तब से 85 एंड तक मैं करीब 15 साल जापान में कंटिन्यू रहा। तीसरी क्लास, जो प्राइमरी की तीसरी क्लास होती है, वहाँ से मेरा जापान का एजुकेशन शुरुआत हुआ, फिर ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद में 3-4 साल जो एक भिक्षु का तपस्या रहता है या भिक्षु का जो स्टडी रहती है, स्टडी तो टोटल 15 साल किया, क्योंकि बिहार में रहता था। बिहार में रहता था तो 6 घंटा स्कूल जाना, वो आम पढ़ाई, बाकी का जो जीवन है वो तो भिक्षु का जीवन होता है। तो ग्रेजुएशन के बाद में 3 साल जो तपस्या करना पड़ता है, वो तपस्या 2-3 प्रकार की तपस्या किया और फिर 1985 के एंड में इंडिया लौट कर आया। अच्छा, इन बिटवीन जो आप 15 साल तक जापान में थे, कभी आपको आपके माता पिता की याद नहीं आई, कभी भारत की याद नहीं आई, कभी ऐसा मन नहीं किया कि ये सब कुछ छोड़ के चला जाना चाहिए? मैं बहुत बच्चा था ना, मैं बहुत बच्चा था, इसलिए उतना माता पिता के प्रति आज लगता है, आज उल्टा आज लगता है कि माता पिता, अभी तो माता पिता दोनों नहीं है, अभी दोनों नहीं है, लेकिन आज लगता है कि जिस उम्र में माता पिता के साथ जो संबंध बनता है, वो उम्र मैंने टोटल जापान में ये किया। तो कभी आपके पिताजी माताजी वहाँ पे नहीं आए? नहीं, वो परिस्थिति नहीं थी। आज आप इजी जापान में जा सकते हैं, लेकिन 10 साल पहले तक का देखो तो यहाँ से मुंबई जाने के लिए कितना दिक्कत होता था। काफी गरीबी थी उस एक मील का मजदूर आदमी, उनको मुंबई जाना कितना दिक्कत होता था आप जानते हैं, तो वो आदमी जापान जाना कहाँ सोचेगा। फिर आप जब 85 में भारत वापस लौटे, तब आपने बहुत कुछ ध्यान अर्जित कर लिया था और आपके मन में सोच भी थी, क्योंकि बचपन से ही आपके मन में बुद्धिज्म के प्रति इतना गहरा आकर्षण था। तो उसके बाद में क्या लगा आपको कि अभी किस तरह से काम करना चाहिए भारत में? मैंने, टू बी फ्रैंक, मैं 15 साल कोई सामाजिक बात नहीं किया। 15 साल मेरे अंदर में कोई इंडियन मामला ही नहीं था। अच्छा, ओके। 15 साल जो जिस पर्वत में रहे, वो पर्वत में जो भिक्षु का जीवन बीतता है, उसके सिवा मेरे जीवन में 15 साल कुछ भी नहीं। एक तो शुरुआत में मुझे लैंग्वेज नहीं समझता था, राइट। यहाँ से कोई, मैं जापानी इत्तू सा भी नहीं पढ़ कर गया। हाँ। जून में गया, गुरुजी जिनका आज भी मैं शिष्य के तौर पर जी रहा हूँ, गुरुजी एयरपोर्ट तक लेने को आए। एक दिन सोए, दूसरे दिन साथ में ट्रेन से जहाँ हमारा विहार है वहाँ तक जाते वक्त वो पूछे, इतना क्या बोलते गौरव से, जापान आया तो जापानी अच्छा सीख कर आया होगा। अच्छा। तो मैंने बोला हाँ, जापानी तो अच्छा सीख कर आया। फिर बोलते बताओ कौन सी लैंग्वेज सीख कर आए। मैंने 1 से 10 तक गिनती किया जापानी में, इचिनी साई से 1 से 10 तक गिनती किया, वहाँ स्टॉप हो गया। फिर गुरुजी बोलते आगे, बोला आगे तो पता नहीं। मतलब जाते वक्त मेरी इतनी ही जापानी थी, 1 से 10 तक गिनती आ सकती थी, उसके अलावा मुझे कोई जापानी आती नहीं थी, जापान क्या है पता नहीं था। इवन मेरे माता पिता, वो जो गुरुजी है सोमन होडिसावा जी, उनके ऊपर ट्रस्ट किया, उनके ऊपर बिलीव किया। दूसरा जापान राइट में है, लेफ्ट में है, उत्तर में है, कोई मालूम नहीं। वो होडिसावा जी वहाँ है, हमारा लड़का जा रहा है बुद्ध धम्म को पढ़ने के लिए, इसके सिवा दूसरा कोई भावना नहीं। तो उतने ही लैंग्वेज के माध्यम से मुझे वो जो सीनियर भिक्षु थे, सबके सब तो 25 के ऊपर के थे, मैं एक अकेला 9 साल का, तो उनके साथ ये नहीं, हमारे को एक्सक्यूज़ नहीं, तू 9 साल का है, तू विदेश से आया, तुझे जापानी आती नहीं तो तू और कुछ कर। नहीं, वहाँ जो चलते आ रहा 1200 साल से, वही मुझे भी करना है। सवेरे 4 बजे से साधना होती है तो वो एक्सक्यूज़ नहीं 9 साल का है, 4 बजे से साधना होनी है। पूजा होती है तो उसमें एक्सक्यूज़ नहीं कि मुझे जापानी आती नहीं, तो वो जो करेंगे वो टाइम टेबल मुझे फॉलो करना ही करना है। 24 आवर्स का टाइम टेबल फॉलो करना ही करना है। तो वो टाइम टेबल फॉलो करने के लिए 2-3 साल तो लगता ही है। एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, उम्र का प्रॉब्लम है, तो ऐसे जीवन जिया। इसलिए मेरे अंदर में जो ब्लड इंडियन है, माहौल इंडियन का है, लेकिन जो वास्तविकता है वो 15 साल ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया था। राइट। फिर उसके बाद जब भारत वापस लौटे आप, तो फिर इस भारत की जो परिवेश है, इससे कैसे एडजस्ट किया आपने? मेरे अंदर में, मैं
प्रैक्टिकली उस भावना से नहीं था, लेकिन अंदर में तो मेरी वही भावना थी ना। माता पिता ने जो एक जिम्मेदारी, सोच माता बना पिता के ने इतना भेजा था बड़ा आपको। त्याग किया है। एक लड़का, एक ही था एक लड़का, यस, उसको, और मेरे माता पिता काफ़ी एजेड थे, मैं माँ के पिताजी के ओल्ड एज का बच्चा हूँ। तो उनको उनके साधारण विचार होना चाहिए कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया कि अपने सहारे को त्याग दिया। राइट, तो मैंने भी मेरे भी वो तो ख्याल था ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना जीवन कैसे जिया, राइट, उसके उनका आदर्श लेकर या उनके मार्गदर्शन लेकर हमारे माता पिता कैसे जिए, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया। 15 साल तक जो बच्चे को 9 साल की उम्र में जापान ही नहीं आता था, वो साल के बच्चे को गुरुजी ने कैसे पाला होगा, ये उनके सेक्रीफाइस तो मैं देख रहा हूँ ना। वो भावना तो मेरे में है कि राइट, इंडिया वापस जाना है। नहीं तो मैंने नहीं सोचा रहता कि मुझे इंडिया नहीं जाना, राइट। तो मैं आसान से आसानी से आप इजीली सेटल हो गया रहता। लेकिन वही एक माता पिता का त्याग, गुरु का त्याग, ये जो, और बाबा साहब का जो सपना था, वो सपना को लेकर मेरे अंदर में भी कुछ भावना थी, तो वो भावना से मैं इंडिया लौट कर आया। अच्छा, फिर इंडिया लौटने के बाद में किस तरह से एक्टिविटीज शुरू किया आपने? इंडिया लौट कर आने के बाद तो एक्टिविटी किया ही नहीं 3 साल। अच्छा, 3 साल इसलिए एक्टिविटी नहीं कर पाया कि मुझे लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। ओह यस, 15 साल के बीच में जैसा जापान जाते वक्त कम से कम 1 से 10 तक तो गिनती आती थी, जब लौट कर आया तब हिंदी में 1 से 5 तक गिनती नहीं होती थी। हमको क्या बोलते हैं, हंसी की बात है कि मेरे जो जापानी गुरु हैं वो 3 साल इंडिया में रहे, उस वक्त कुछ तो हिंदी पढ़ लिया था। वो जापानी थोड़ा बहुत आधा कच्ची हिंदी बोलने वाला आदमी मेरे माता पिता और लड़का मैं हमारे बीच में बैठकर ट्रांसलेट करते थे। ओह क्या बात है। आज लगता है कि माता पिता को कितना दुख दिलाया कि उन्होंने एक भावना लेकर मुझे भेजा, लेकिन मैं हिंदी तक भूल गया। मेरे सामाजिक जीवन था कि मैं हिंदी से दूर था 15 दूर थे, साल, काफी लेकिन दूर थे। भावना तो अभी लगता है कि माता पिता को कितना दुख दिया होगा कि डायरेक्ट उनसे बात भी नहीं कर पाया। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं खुद किताब में पढ़े हुए माहौल को जानता था, हाँ, यहाँ का जो हकीकत है यस, उसको नहीं यस, जानता नहीं था। समझते थे। हिंदी नहीं बोलना आता, बोलना नहीं आता, यानी विदेशी हो गया, एक प्रकार का विदेशी हो गया। तो वो माहौल में पहले मुझे 2-3 साल लगाकर यहाँ की परिस्थिति को देखना पड़ा। मैं लोग यही इस भावना से आते थे, बनते जी आप 15 साल जापान में रहे तो यहाँ आकर कुछ करोगे, जल्दी करो, ये करो, वो करो, लोग आते थे, लेकिन मुझे समझता ही नहीं है, लैंग्वेज नहीं समझता, किताब से पढ़ा हुआ वो, उसके अलावा कुछ नहीं समझता था। मैं करूँ तो क्या करूँ? एक ये हो सकता था कि लोग जो बोलते हैं वो मैं करूँ और मेरे से नहीं होता। उल्टा ये कि लोग मेरे से अपेक्षा करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़कर मेरे पास शक्ति है। तो वो दोनों चक्र एक ना हो तब तक मैंने करना सही नहीं नहीं समझा। था, सही बात है। इसलिए 2-3 साल लगाकर थोड़ा सा हिंदी का पढ़ाई किया, लोगों से मिलजुल कर, जो लोग क्या चाहते हैं, एक भिक्षु को क्या चाहते हैं, एक सामाजिक यहाँ परिस्थिति क्या है, ये समझने के लिए और एक उस 1 साल 2 साल में जो पौनी में महासमाधि भूमि करके जगह है, वहाँ जो पुराना विहार है, वो पुराना एक विहार बांधते बांधते 2-3 साल लगा, और उस दरमियान मैंने वो विहार बांधने के सिवा दूसरा कुछ नहीं किया। अच्छा, ये परखने के लिए ना, समझने के लिए, भाषा समझने के लिए, हकीकत समझने के लिए, यहाँ की परिस्थिति तो समझने वो के लिए। पवनी के विहार की तरफ जाने का रास्ता कैसे समझ में आया कि वहां जाना है, वहां विहार बनाना है? ये मैं जापान में था उस वक्त। वो जो ज़मीन है 1982 में खरीदा गया। मेरे गुरुजी आए और यहाँ जो मेरे पिताजी थे सच्चिदानंद मान के गुरुजी, एक प्रोफेसर डॉक्टर बालचंद्र खांडेकर जी थे, खांडेकर जी थे। वो हमारे संस्था के पदाधिकारी थे, और मैं उस वक्त जापान में था। तो इधर उधर खोजा चारों तरफ, लेकिन फिर पता चला कि पवनी जो जगह है, वो जगह सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तूप या विहार बनाया, उसमें से 4 उस बस्ती में हैं। ओके, तो उस आधार जो सम्राट अशोक का इतिहास है, उस इतिहास को लेकर हम पहुंच गए। अच्छा, फिर वो विहार का कंप्लीशन कब हुआ और उसका फिर उसके बाद में फिर आपने कैसे मूवमेंट शुरू कर दिया? वो विहार को जमीन 82 में लिए, विहार का काम जिस में आया 85 को, 86 से चालू किया, 87 फरवरी 8 तारीख को उसका उद्घाटन किए, और फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा काम चालू करने लगे। अच्छा, पहला काम हमारा ये था कि मैं खुद, मेरी जो जापान गया तो मेरी बुद्धि अच्छी 60-70 साल की बुद्धि है, लेकिन इंडिया आया तो मेरी बुद्धि 15-20 साल की है, क्योंकि लैंग्वेज नहीं जमता। ऑब्वियसली हाँ, तो मेरे लिए इजी है कि मैं, हमारा क्या बोलते हैं, जापान लोग
सीनियर लोगों को मान अपमान देना बहुत बड़ी बात समझते हैं। किसी का थोड़ा सा भी अपमान हो गया तो उसको अपने जीवन को अपन खा लेते हैं। ऑब्वियसली। मुझे बहुत एक अजब सा लगता था कि मैं किसी बड़े लोगों के साथ में व्यवहार करूं, उनके साथ बैठूं और उनका कुछ अपमान हो कर दूं छोटा सा भी, तो मुझे बड़ा दिक्कत होगा। इसलिए पहले ये किया कि बस्ती में जो बच्चे होते हैं उनको जमा कर कर उनके लिए एक संडे स्कूल के जैसा जो भी कुछ बस्ती में होंगे वो बच्चे को लेकर काम शुरुआत किया कि संडे के 2-4 दिन उनको लेकर आना, किसी मेरे को जो नहीं जमता हुआ और किसी को लेकर आना, उनके माध्यम से उन बच्चे तक धार्मिक या सामाजिक बात करना। फिर करते करते 2-3 साल ऐसे ही निकल गए, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं था। 2-3 साल किए, कुछ पैसा भी खर्चा किए, लेकिन वो बच्चे आते जाते, संडे हो गया तो आते चले जाते, फिर अगले संडे भी वही हालत। फिर सोचा कि इतना लोगों के साथ में इतना पैसा भी खर्चा कर रहे, कुछ तो होना चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत आउटपुट निकलना चाहिए। वो आउटपुट हमारे लिए नहीं, वो आउटपुट उनके काम में आएंगे। फिर सोचा कि हर संडे को 5-50 लोग आते हैं, लेकिन ये 5-50 नहीं, 2-4 भी लोग होंगे और वो बच्चे बिहार में हमारे साथ में रहकर अपना ज़िंदगी बिताना चाहते होंगे तो वो बेहतर होगा। ये 24 आवर्स हम उनके साथ में रह सकते हैं, 24 आवर्स उनको हैमरिंग कर सकते हैं, वो भी हमारे साथ रह कर कुछ हमारा देख कर सीख सकते हैं। तो शुरुआत में 1991 को 7 बच्चे, 4 लड़के और 3 लड़कियां को जो आना चाहते थे उनको बिहार में रखकर आज इसको पंजामित्ता बाल सदन कहते हैं, उस अनाथ आश्रम, मैं उसको अनाथ आश्रम नहीं बोलता हूँ। मैं पालक हूँ तो अनाथ कैसे हो गए? ऑब्वियसली। वो नाम का एक ठीक है, उस लोगों को समझाने के लिए अनाथ आश्रम है, लेकिन पालक मैं हूँ तो वो अनाथ कैसे हो गए? नहीं। मेरे यहाँ आए तब से तो मैं पालक हूँ, मेरे यहाँ आने के यस पहले तो यस पता नहीं क्या था, लेकिन मेरे यहाँ आए तब से तो मैं पालक हूँ, तो वो अनाथ तो नहीं है, लेकिन नाम देना पड़ता तो वो अनाथ आश्रम है। तो 91 से जो 7 बच्चे को लेकर पंजामित्ता बाल सदन को शुरुआत किया। आज करीब करीब 200 से भी ज़्यादा लड़के बाहर जाकर अपनी बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं और आज भी 40 बच्चे हमारे यहाँ हैं। वो पंजामित्ता बाल सदन हमारे पंजामित्ता संघ के कार्य की शुरुआत। ओके। आप जब भारत में आए तो आपके प्रति काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि आप बचपन से 6 साल की उम्र में प्रवज्जा लेके चले गए थे, जापान चले गए और लोगों की काफ़ी उम्मीदें थी, काफ़ी अपेक्षाएं थी। जैसा आपने कहा कि आपने पंजामित्ता बाल संघ की शुरुआत की, विहार बनाया। इसके बाद में इन अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए आपने कई ऐसे देश विदेश में जाना शुरू कर दिया था। जैसा मुझे पता है कि आपने जो डोंगरगढ़ की पहाड़ी है उस पर बुद्ध की सबसे बड़ी एक प्रतिमा भी बनवाई है। तो फिर ये सफ़र कैसे शुरू होता है आगे? मैं थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में ये बोलूँगा कि मैं लोगों के उम्मीद को सफल करने के लिए काम नहीं करता हूँ। लोगों की उम्मीद बोले तो विशेष करके मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ देखकर बोल रहा हूँ, दुनिया घूमता हूँ फिर भी यहाँ देखता हूँ, तो यहाँ की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति ऐसी है, मैं मीठा बोलूँ वो अपेक्षा करते हैं। मैं मीठा बोलूँ, आप जो बोल रहे हैं उसके प्रति मैं यस बोलूँ, यस। सब कुछ आपका सही बोलूँ और आपको क्या बोलते हैं आश्वासन दो कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, फिर करूँ ना करूँ वो बात अलग है, लेकिन आपके साथ इसी तरह से चलती है भारत की मीठा समाज शब्द व्यवस्था। इस्तेमाल कर कर आश्वासन देना, जो देता है, जो मीठा शब्द इस्तेमाल करता है, जो आश्वासन देता है, वो उस व्यक्ति को ही यहाँ एक्सेप्ट किया जाता है, वो फिर काम करे या ना करे। लेकिन मैंने अपने जापान में रहते अपने गुरु के माध्यम से वो नहीं सीखा। और एक गाथा में भी होता है कि दवाई कड़वी होती है, तुमने मीठा बोलने की जरूरत नहीं है, जो बुद्ध ने दिया मार्ग है वो सच्चा मार्ग लोगों तक पहुंचाओ। उसमें आपको लोग गाली देंगे, आपको लोग पत्थर मारेंगे, आपकी जान लेंगे, वो लोगों का मामला है, आपका नहीं। लेकिन आपने मीठी बात कर कर अगले को फक्त खुशी नहीं करना है, अगले को कड़वा भी लगे तो चलेगा, लेकिन बुद्ध ने दिया हुआ जो हकीकत है, सच्चाई है, उसको सामने ले जाओ। तो कोई लोग उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, कोई लोग उस बात का विरोध करते हैं, वो फिर लोगों का मामला है। मेरा मामला है कि बुद्ध ने जो दिया मार्ग है उस मार्ग से चलते रहना। बाबा साहब ने जो सपना देखा है उस सपने को मेरे कम शक्ति में कैसे साकार कर सकूं ये सोचना। मैंने ये जिम्मेदारी नहीं है कि मैं लोगों के बीच में जाकर मीठा मीठा बोलूं या कोई आश्वासन दूं। तो कई लोग मुझे उस मार्बत से विरोध भी करते हैं कि ये टेढ़ा बोलते हैं, ये कठोर बोलते हैं, ये कोई आश्वासन नहीं देते। मेरे से होता नहीं, उसके लिए मैंने आश्वासन क्यों देना है। तो पहले बाल सदन को निर्माण किया,
फिर विहार पहले बना था, छोटा सा विहार पहले बना था, फिर बाल सदन, फिर स्कूल को खोले। नागपुर में सुगत नगर में स्कूल चालू है, पौनी के जो अंबेडकर चौक है वहाँ बाल सदन लाइब्रेरी चालू है। और उसके बाद में 1991 में वहाँ के लोकल जो लोग हैं, वहाँ के लोग प्रतिनिधि हैं, एक दिन मेरे यहाँ आए, कहते हैं कि भंते जी 1956 में तो हमने भी दीक्षा लिया, लेकिन डोंगरगढ़ जो उस वक्त एमपी था, छत्तीसगढ़ नहीं, राइट, हाँ, छत्तीसगढ़ जो है वो बहुत बुद्ध धम्म के माध्यम से वो देखा जाए तो पिछड़ा ये है। लेकिन लोग बहुत थे यहाँ से, जो रेलवे की नौकरी के लिए नागपुर, भंडारा, अमरावती से वहाँ कन्वर्ट हुए लोग बहुत थे। तो कहने के लगे कि बंदे जी आप आकर प्रवचन दीजिए। मैं गया, 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, वहाँ जहाँ जहाँ लेकर गए वहाँ प्रवचन दिया। फिर वहीं लोग बोलने लगे कि बंदे जी आप यहाँ आकर कुछ कार्य कीजिए। फिर 2-3 दिन फुर्सत थी तो फुर्सत में घूमे तो एक पहाड़ जो आज प्रज्ञागिरी के नाम से जग प्रसिद्ध हो गया, वो नाम भी मैंने ही दिया। हाँ, लोगों ने बहुत विरोध किया, लोगों को विदेशी फैशन अच्छा लगता है, हम्म, कोई तो कि माउंटेन, कोई तो भी हिल, कोई तो भी ये, पता नहीं यहाँ इतना अच्छा भारत में संस्कृति है, ऑब्वियस, पाली के माध्यम से संस्कृति है, भारत में परंपरागत संस्कृति है जो बुद्ध धर्म से निर्माण हुई है, उसको अवॉइड करते हैं, बोलते वो इंग्लिश शब्द अच्छा रहेगा। मैंने बोला यहाँ हमने बुद्ध का कदम रखना है तो बुद्ध के शब्द का ही होना चाहिए। प्रज्ञा ये बुद्ध का अंतिम उपदेश है, हमें कहाँ तक जाना चाहिए, प्रज्ञा तक जाना चाहिए, और उसका ये पर्वत हो। इस दृष्टि से 1991 में वहाँ प्रज्ञागिरी का नाम दिया और कार्य शुरू किया। 6 फरवरी को वहाँ आप जो कह रहे बुद्ध के प्रतिमा को स्थापित कर कर हर साल वहाँ 6 फरवरी को भव्य दिव्य कार्यक्रम होता है। और फक्त 6 तारीख को ही नहीं, बीच बीच में पूर्णिमा के दिन कार्यक्रम होता है, जो वैशाख पूर्णिमा रहती है उसके 10 दिन लेकर, पहले 10 दिन लेकर शिविर होता है, बीच बीच में 1-2 दिन का वहाँ सेंटर भी डेवलप हुआ है। मैं बहुत कम जाता हूँ, लेकिन मेरे एक शिष्य है धम्मशिखर, वो जाते हैं। या फिर वहाँ जो 400-500 हमारे गृहस्थी दीक्षा लिया लोग, उपासक उपासिका है, वो लोग करते हैं। तो मार्फत 8-6 फरवरी का मामला नहीं, साल भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। तो इस माध्यम से छत्तीसगढ़ में बुद्धिज्म का एक अच्छा प्रचार प्रसार उस माध्यम से हुआ। मुझे तो लगता है कि शुरुआत जो हुआ वो पय्या मित्ता संघ ने जो नींव रखा है उसके माध्यम से हुआ। वो एक बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ में बुद्ध धम्म को प्रचलित होने के लिए एक जड़ बना है। वो पहाड़ी काफी बेहतरीन भी थी। आपने कैसे सिलेक्ट किया उस पहाड़ी को? बुद्ध की प्रतिमा उतनी बड़ी वहां पर आपने सेट की? चारों तरफ घूमे हम, चारों तरफ घूमे, या मतलब लोकल लोग ही लेकर गए हमारे को, जो चारों तरफ घूमे, यहाँ वहाँ वहाँ। तो सब पहाड़ अच्छा रहता था, सब पहाड़ अच्छा है, कोई ये नहीं कि कोई पहाड़ अच्छा है कोई पहाड़ बुरा, वो फिर हमारी दृष्टि है अच्छा बुरा करने की। लेकिन वहाँ एक सुविधा थी कि शायद वहाँ 3 एकड़ करीबन एक प्लेन जगह है, तो कुछ करने को जाए तो विहार के बनाना पड़ता है, कुछ करने को जाए तो और कुछ बनाना पड़ता है। तो उसके लिए वो सुविधा थी कि ऊपर में पर्वत के शिखर में 3 एकड़ जो फ्लैट जगह है, वहाँ कुछ भी कर सकते हैं। तो उसमें से एक जगह को प्रतिमा 30 फुट की 10 मीटर की प्रतिमा निर्माण किया। एक भिक्षु निवास, जो साधक निवास करके निवास तैयार किया। वहाँ जो माताजी रहती थी, सुमेधा करके माताजी रहती थी, उन्होंने पैसा दिया। वो पैसे के माध्यम से एक रहने का है तो टॉयलेट बाथरूम का या किचन का ज़रूरत रहता है, उसका ये किया। फिर सरकार से 2003-4 में सरकार से पैसा लेकर ऊपर जाने के लिए कुछ नहीं था, जानवर रहते थे, एक्चुअली जानवर रहते थे, वो बगड़ बग्गा हो गया, सांप बिच्छू, ये तो कॉमन बात है। तो उसमें हम सोए रात भर, उसमें रहे हम। तो वो जो परिस्थिति थी उसको हल करने के लिए थोड़ा सा ठीक सा रास्ता चाहिए था। तो उस वक़्त का जो सरकार था, उन सरकार के माध्यम से पैसा निकाल कर ऊपर जाने के लिए स्टेप बनाया गया। और कितने साल हो गए, 20-25 साल हो गए, वहाँ कार्य चल रहा है, निरंतर चल रहा है। उसके बाद में जो है मैं देखता हूँ आप गुजरात भी गए, आप उधर साउथ के कुछ स्टेट्स में गए, आप उड़ीसा भी गए। तो इन कामों के बारे में जरा बताइए कि आपने बुद्धिज्म का तो काम किया ही किया, लेकिन आपने सेवा भाव से भी काफ़ी काम किया। और अपार्ट फ्रॉम जैसा कास्ट और क्रीड के बाद भी लोग जो है आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपका एक्सेप्टेंस लोगों के बीच में है।
जब हम दीक्षा लेते हैं, वो फिर श्रामणेर की हो या प्रवज्जा हो, भिक्षु की दीक्षा हो, उस वक़्त वो हमारे को प्रतिज्ञा करना पड़ता है कि मैं भिक्षु का चीवर इसलिए पहन रहा हूँ कि मैं अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो बुद्ध ने दिया 4 आर्य सत्य है, अष्टांगिक मार्ग है, उसका पालन कर कर अपने आप को प्रोग्रेस करूँगा, अपने आप को परिपक्व बनाऊँगा। ये एक। और सेकंडली, मुझे जो परिपक्व होकर बल मिलेगा वो मैं अपने लिए खर्चा नहीं करूँगा। मेरे को छोड़कर जितने भी जीव है, मानव ही नहीं, जानवर भी है, जो भी है, उनके लिए मैं जो साधना तपस्या कर कर बल मिलेगा वो उनके लिए इस्तेमाल करूँगा। तो मैं वो 2 मार्ग से चल रहा हूँ कि विहार का या धार्मिक जो काम होता है वो अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अपने श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, उसमें जो जुड़ जाते उनका भी साथ में हो जाता। और सेकंडली जो मुझे फिर वो धार्मिक माध्यम से हो या और किसी माध्यम से हो बल मिला है, वो बल मैं अपने लिए नहीं, जो भी कुछ दुनिया में प्राण है, मानव है, जीव जंतु है, उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए मैंने दीक्षा लिया हूँ। तो वो मैं अपना शब्द का पालन कर रहा हूँ। तो उसी शब्द से लेकर, और हमारे को, मैं भिक्षु हूँ, एक यहाँ ऑफिस है, इसका अर्थ ये नहीं कि ये मेरी आसक्ति है, ये टेम्पररी है। मेरे लिए कोई नागपुर नहीं, मेरे लिए कोई जापान नहीं, मेरे लिए कोई डोंगरगढ़ नहीं, मेरे लिए कोई यूपी नहीं, एमपी नहीं, कोई गुजरात नहीं। जहाँ कहाँ लोग कहेंगे कि बनते जी आपकी ज़रूरी है, तो वहाँ जाकर धार्मिक सामाजिक कार्य करना, ये भिक्षु का एक जीवन होता है। इसलिए हमने जो दायरा खींचा है, आप एमपी जा रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, आप नागपुर जा रहे हैं, आप जापान जा रहे हैं, ये एक संसार में खींचा हुआ दायरा है। भिक्षु के जीवन में ये रेशा नहीं रहती है। जहाँ लोगों की मेरे ऊपर आशा होंगी, जहाँ मेरे ऊपर ख्वाहिश होंगी, तो वहाँ फिर वो छत्तीसगढ़ है ये नाम टूट जाता है, वहाँ जाना है यही रह जाता है। यस, वो रह जाता है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह के एक्टिविटीज़ जो है पंजाब मित्र संघ के माध्यम से अब तक हुई है और कितने लोगों को उसका लाभ हुआ है? अब ये पहिया में तब बाल सदन जो शुरुआत किए, उसमें से आपको जब भी बताया कि 200 से अधिक बच्चे, बालक बालिका, अभी तो बालक बालिका नहीं रहे, अभी तो वो खुद यूथ्स हो गए, माता पिता बन गए। अभी 1981 से देखो तो उस वक़्त 5-6 साल के बच्चे आज 35-40 के हो गए, तो साहजिक है उनकी शादी हो गई, उनके बाल बच्चे हैं। तो वो उस तरह के बच्चे, 200 से अधिक बच्चे हमारे यहाँ से बाहर निकलकर अपना जीवन बिता रहे हैं। आज भी कोरोना के कारण थोड़ा कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन 40 बच्चे हमारे यहाँ, 20 लड़कियाँ 20 लड़के हमारे पहिया में तबाल सदन में निवास में है। ये पहला हमारा काम। और सेकंडली सुगत नगर में स्कूल है, केजी से लेकर मैट्रिक तक का, उसमें वही कोरोना के कारण थोड़ा कम ज़्यादा होता है, लेकिन 500-600 स्टूडेंट। और उसका मकसद ये है कि आज तो वो सुगत नगर जहाँ स्कूल है वहाँ काफ़ी बदलाव आ गया, लेकिन वहाँ जब स्कूल चालू किए थे 92-3 में, स्लम था, स्लम था। और क्या बोलते हैं, वो सुअर इधर उधर घूमते रहते ना, ऐसी जगह थी। वहाँ कीचड़ है, वहाँ ये है, वहाँ वो है, कोई जो लोग जाने को ये नहीं। तो ऐसे में हमारे को कुछ ठीक से जगह, ठीक से तो नहीं लेकिन मिल गया, जगह लिए। और मकसद ये था कि वो एरिया में बाहर से जो आते माता पिता, वो बस जाते झोपड़ी डालकर, और दिन भर पिताजी कोई मिस्त्री का काम करने को जा रहे हैं तो माताजी बर्तन मांजने को जा रही है। बच्चे दिन भर आवारा, आवारा होने के कारण उनकी ज़िंदगी कल जाकर क्या होंगी पता नहीं, कभी गलत रास्ते में भी लग जाते हैं, राइट। उनको गलत रास्ता मिलना बहुत ईजी हो जाती है। तो स्कूल का एक कॉन्सेप्ट से लेकर से पहले हमारे अंदर का कॉन्सेप्ट ये था कि उस तरह जो भटक रहे बच्चे, उन बच्चे को सही मार्ग मिलना चाहिए। माता पिता जब घर में नहीं रहते, उनकी नज़र नहीं रहती, तब हम उनके ऊपर नज़र रखकर वो गलत मार्ग से ना जाए, इस ये दृष्टि से वो स्कूल को शुरुआत किया। शुरुआत में तो बच्चे को जितना समझाना था एजुकेशन क्या होता है, स्कूल में आना क्या होता है, उतना माता पिता को समझाना पड़ता था हाँ, कि भेजो, या नहीं वो एक भेजोगे तो वक्त। बच्चा ऐसा होगा, भेजोगे तो बच्चा इससे ठीक होगा। माता पिता मानने को तैयार नहीं, बोलते कल जाकर इसको मजदूरी तो करना है, कल जाकर ये लड़की को बर्तन तो मानना है, स्कूल भेज कर क्या है, घर में रहेंगे, थोड़ा सा झाड़ू मारेंगे, ठीक है, उसका ज़िंदगी है। उन माता पिता को समझाने के लिए बड़ा, बहुत बच्चे तो आ जाते, बच्चे तो यहाँ बोलो वहाँ आ जाते, लेकिन माता पिता बड़ी दिक्कत से।
फिर भी आज जो परिस्थिति है वो 500-600 बच्चे की स्कूल है। आज तो वातावरण चेंज हो गया, लेकिन मकसद अभी भी वही है कि जो माता पिता अपने बच्चे को एजुकेशन देने की इच्छा रखते हैं, फिर भी इकोनॉमिक कारण उनको नहीं दे पाते। तो हमारा मकसद ये है कि कम से कम पैसे में, हो सके तो ज़ीरो में, लेकिन ज़ीरो में जानबूझकर नहीं करते, 2 रुपये 1 रुपये लेते हैं, इसलिए कि शुरुआत में कहीं वर्ष ज़ीरो में चलाया, निःशुल्क चलाया। माता पिता जिम्मेदारी नहीं लेते, मन आया तब लाएंगे, मन आया तब ले जाएंगे, आज छुट्टी न कल क्या, वो माता पिता के मन से सब चलता था। लेकिन 1 रुपये 2 रुपये लेने को लग गए तो बड़ा 9 बजे का 8:45 स्कूल में आना ही आना है। कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे जल्दी ले जाना है, कोई ये नहीं बोलेगा कि आज छुट्टी करना है। वो थोड़े से पैसे के माध्यम, इसीलिए पैसे लेते, अदरवाइज वो कोई संचालन करने के लिए बहुत बड़ा कारण नहीं बना है। तो पहले का जो सोशल वर्क होता था, उनको ABCD पढ़ाने से या थोड़ी सी गिनती पढ़ाने से, प्रौढ़ शिक्षण देने से हमारा फर्ज पूरा हो जाता था। लेकिन आज वो नहीं रहा। आज हमारा सोशल वर्कर क्यों ना हो, लेकिन हमारा फर्ज ये होता है कि निःशुल्क कम से कम पैसे में वो बच्चे को हाई एजुकेशन कैसे दिया जाए, ये हमारा आज फर्ज है। तो उसको धीरे धीरे क्यों ना हो निभाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद में पौनी में बाल सदन है, अंबेडकर चौक में, पौनी के सबसे मेन जगह है। वहाँ ज़मीन खरीदा, 2005 में एक बिल्डिंग बनाया और वहाँ लाइब्रेरी चालू है। 5-7 हज़ार किताबें रखी है। और अभी तो लोगों के घर घर में पेपर आते हैं, लेकिन जब चालू किया था तब घर में पेपर आना नहीं था। लेकिन लोगों की पढ़ने की इच्छा तो बहुत है, बाबा साहब ने दिया नारा पढ़ो लिखो, तो काफ़ी लोग मैगज़ीन पेपर पढ़ने के लिए आते थे। अभी अच्छा है कि लोगों के घर में पेपर पहुंच रहा है, मैगज़ीन पहुंच रहे हैं, तो किताब पढ़ने को आते हैं। और वो लाइब्रेरी की एक स्पेशलिटी है, एक वहाँ का जो सबसे बड़ा कमरा है, सुविधाजनक कमरा है, वो कमरे को जो हाई ग्रेड की एजुकेशन ये कर रहे हैं, UPSC MPSC, उनके लिए 24 आवर्स खुला रखा है। उन्हीं के हाथ में चाबी है, आप जब आना चाहते तब आओ, आप जब करना चाहते तब करो। क्योंकि आज तो ठीक है, जो चालू किया उस वक्त घर में वातावरण नहीं था, छोटी बहन है, छोटा भाई है, घर में लाइन नहीं है, पढ़ने का आज भी देहात में जाओ तो वही हालत है कि पढ़ने की सुविधा नहीं होती है। तो उन लोगों को सुविधा देने के लिए वो एक कमरा 24 आवर्स खुला है। और महीने हफ्ते में एक बार, हफ्ते 10 दिन में एक बार कोई एजुकेशन के बारे में जो उनको समझा सकता है, ऐसे आदमी को ले जाकर वहाँ लेक्चर देते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। तो ये एक काम हो गया। फिर गुजरात में 3 साल तक 2000 में जो भूकंप आया था, उस वक़्त काफ़ी बड़े पैमाने में 5-10 स्कूल बांधे, जो सरकारी स्कूल थे उनको हैंड ओवर कर दिया, वो चला रहे। कहीं हॉस्टल में पंप की कमी थी, पानी की कमी थी, वहाँ बहुत पानी का बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि वो सी का एक समुद्र ये है ना, लक्कर है। हाँ। तो पानी मिलता है लेकिन वो नमकीन होता है, तो उसको वो प्रॉब्लम हल कर दिए। फिर 3 साल तक जापान से एक एम्बुलेंस लाए थे, एक डॉक्टर रखे, एक नर्स रखे, टोटली दवाई हमने प्रोवाइड किया। 3 साल वो जो भूकंप आया था, पूरी सेवा की आपने भूकंप में। पूरी वहाँ वो गांव घूम कर 3 साल से ज़्यादा काम। कच्छ का एरिया था शायद वो। कच्छ का एरिया था। कच्छ का एरिया में, और कच्छ के एरिया में वो भी नहीं कि जो फेमस है, जहाँ नहीं जाती। हाँ, वहाँ इंटीरियर में आपने जाके काम किया, ग्रामीण में जाके काम किया। 3 साल तक काम किया हमने, बुक स्कूल बनाया, हॉस्टल बनाया, और एक हॉस्टल ऐसा बनाया कि वहाँ बना कर दे दिए। और वहाँ के जो इंजीनियर परिचित लोग थे, उन्होंने पैया मित्र संघ शाखा डोंगरगढ़ शाखा गुजरात करके खोला। अच्छा। और वही लोग आज हॉस्टल में, अभी तो ये कोरोना के कारण थोड़ा सा आगे पीछे है, लेकिन हर वक्त 40-50 बच्चे वहाँ पढ़ते रहते। हॉस्टल है, वहीं से दूर से आते हैं, वहाँ रहते हैं, खाना पीना सब वहीं मिलता है, और वो स्कूल में जाते हैं। बहुत अच्छा नेक और मानवता के हित का काम जो है आपके माध्यम से हो रहा है। जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने एक याद दिलाई थी कि माई साहब अम्बेडकर ने बाबा साहब एक बुद्ध की प्रतिमा आपको भेंट दी थी, उसके बारे में ज़रा बताइए। माई साहब अम्बेडकर से मुलाकात कैसे हुई थी आपकी? अभी 2024 में एक 1500 वर्ष पहले शोतोक ताइशी करके, आप शायद जानते हैं कि जापान का सबसे पुराना कानून जो है वो शोतोक ताइशी ने 7 कानून बनाया था, 7 कॉलम बनाया था।
वो 7 कॉलम में से शुरुआत त्रिरत्न को हम जापानी लोग शरण जाएंगे, बुद्ध को नहीं, त्रिरत्न को शरण जाएंगे, ये उस 7 कॉलम का फर्स्ट कॉलम है। तो उनका अभी 1400 साल जयंती आएंगी 2024 में। तो मुझे किसी विहार में इनवाइट किया गया कि आप उस वक्त हमारे यहाँ कर एक प्रतिनिधि के तौर पर प्रवचन दो, ये करो, वो कमेटी का मेंबर बनो। तो मैं बोला देखो, मैं कमेटी का मेंबर बनने के लिए मुझे भी इतराज़ नहीं है, खुशी है। तो वो बातों बात में मैंने ये कहा उनको कि जापान में जिस तरह आप शोतोक ताइशी को मानते हैं, जापान में तमाम अपनी अपनी कमेटी है, अपनी अपनी संघ है, संस्था है, लेकिन उनके भी फाउंडर है, लेकिन शोतोक ताइशी जो है, ये शोतोक ताइशी हर कोई संस्था, हर कोई कमेटी होंगी उनको नाकारता नहीं है, क्योंकि बुद्ध धम्म वहाँ से शुरुआत हुआ है। उनको हर कोई भी दूसरे आपस में कुछ भी करते होंगे, लेकिन वो लेवल में उनको मानते ही है, उनको एक्सेप्ट करते ही है। तो मैं बाबा साहब के बारे में वही समझाया, देखो बाबा साहब जो है, इसके आगे भारत का बुद्ध धम्म किधर जाएगा, समाज किधर जाएगा पता नहीं, लेकिन जिधर किधर जाएगा उसमें टॉप इसमें एक करके बाबा साहब का विचार, बाबा साहब का नाम रहना ही रहना है। उसके अलावा भारत में ना बुद्ध धम्म का प्रचार हो सकता है, ना सामाजिक कोई चढ़वड़ हो सकती है। इसलिए आप जिस तरह शोतोक ताइशी को मानते उस तरह अब हम लोग भारत में रहते बोधिसत्वों के बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो बात उनको पट गई, अरे ये तो जापान और भारत बुद्ध धम्म के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर और शोतोक ताइशी एक ही हो गए। तो उस 2024 के कार्यक्रम में वो एक पार्ट रखने वाले हैं कि शोतोक ताइशी ने जापान में क्या किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में क्या किया, क्योंकि वो एक लेवल के विचार वाले हैं, एक लेवल के लोग हैं। लेकिन मैं आज आपने मुझे मौका दिया इसलिए ये बात कर रहा हूँ, नहीं तो 14-24 तक ये बात मुझे करना ही नहीं था। मैं हर वक्त जहाँ कहाँ मौका मिला वहाँ व्यक्ति से नहीं, वो चळवळ से जुड़ने की कोशिश किया। बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार था उस विचार से, या उनकी जो चळवळ थी उस विचार, जहाँ कुछ देखा वहाँ जाकर उनसे मिलूंगा, उनसे समझूंगा, ये कोशिश किया। उसमें से एक थी माई साहब अम्बेडकर। तो उनको एक बार पौनी में जो विहार है महासमाधि भूमि, वहाँ आमंत्रित किया था कार्यक्रम को देखकर। वो भव्य दिव्य कार्यक्रम हुआ, उनको भी पसंद आया। तो कहते हैं कि अभी मैं आपके यहाँ आई हूँ, तो आप अपना टाइम बताइए कि मेरे यहाँ आइए। तो मैं वही डॉक्टर खांडेकर के साथ पूना में उनका जो निवास था वहाँ गया, और वो हमारे पौनी के मंच पर तो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन वो खुद कहते हैं कि मैंने उस माहौल को देखकर या पैया में तत्संग के कार्य को देखकर अपने मन में तय किया था कि मेरे पास मेरे लिए जो अनमोल वस्तु है बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के कमरे में, और रोज उस तस्वीर को देखकर बाबा साहब नमन करते थे, उस तस्वीर आपको दूंगी। तो हम लोग गए वहाँ, हमारे को मालूम नहीं था हमारे को मिलने वाला है, हम लोग ऐसे मिलने को गए, उन्होंने कहा था आइए, मिलने को गए तो उन्होंने तैयार करके रखा था, बोलते ये आपको देना है। तो तब उन्होंने हमें दिया। आज वो मेरे लिए एक नज़र है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, इसके मुझे शब्द बराबर नहीं आएगा, लेकिन वो बाबा साहब मुझे देख रहे कि मैं जो मार्ग से जाना है वो मार्ग से जा रहा हूँ या नहीं। बाबा साहब के नज़र में या उस समाज के नज़र में, बुद्ध के नज़र में मैं सही हूँ या नहीं हूँ, इसकी वो एग्जामर फोटो है। आप निरंतर जापान जाते रहते हैं, इंडो जापान बुद्धिस्ट फ्रेंडशिप के माध्यम से भी आप काम करते रहते हैं। तो बाबा साहब के मिशन को या उनके विचारों को, जैसा आपने कहा कि 2024 में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है, तो इसको और किस तरह से प्रमोट करने की कोशिश की आपने जापान में? जापान में एक्चुअली जापान का बुद्ध धम्म, थाईलैंड का बुद्ध धम्म, श्रीलंका का बुद्ध धम्म, इंडिया का बुद्ध धम्म, इंडिया में भी 3 प्रकार के हैं। एक वेस्ट बंगाल में अलग है, एक ये लद्दाख वो एरिया में अलग है, अलग तो नहीं है लेकिन कालांतर वो थोड़ा सा ये हो गया, एक हमारा महाराष्ट्रियन अलग है। तो इस तरह हर जगह में थोड़ा थोड़ा चेंज होते गया, लेकिन बेस तो एक ही है, बेस एक ही है, लेकिन चेंज होते गया। हम आज तक जो करते आए मेरे जानकारी में नहीं है या मैंने कभी देखा नहीं, उस बात का खंडन करते आए। वो फिर आज तक कोई जापान में गया नहीं, कोई नया दिख गया तो उसका खंडन करेंगे, उसका विरोध करेंगे, उसको गाली देंगे। थाईलैंड का देखा कोई नया तो उसका विरोध करेंगे, गाली देंगे।
ये आज तक का हमारा इतिहास है कि मैंने जो देखा, मैंने जो समझा, वही बुद्ध धम्म है, उसके अलावा कोई बुद्ध धम्म नहीं है। लेकिन बुद्ध ने जो मार्ग दिया उससे चलते चलते, लेकिन कभी वातावरण के कारण, आप वही महासमाधि भूमि आइए तो कभी आपने देखा नहीं होगा, उस आकार का स्तूप है, उस आकार का विहार है। लेकिन वो क्यों ऐसा बना? कोई हजारों साल पहले बुद्ध गया आया, बुद्ध गया आकर बुद्ध गया का जो महाबोधि विहार है उसको देखा। चाइनीज आदमी आया, जापान का नहीं आया, वो चाइना में उस आकार को लेकर गया। फिर चाइना में जो एटमॉस्फेयर है या चाइना में जो सामग्री उपस्थित होती है उसके माध्यम से थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन उसका मकसद एक ही है। मकसद एक ही है। वही जापान में गया तो जापान के हिसाब से बदल गया, वो मकसद एक ही है। ये जो फर्क आया है ये बुद्ध धम्म की कमजोरी नहीं है, ये फर्क जो आया है ये बुद्ध धम्म का व्यापकता है। तो उस व्यापकता को लेकर दुनिया में बुद्ध धम्म चल रहा है। लेकिन हमारी एक भावना बनी है कि मैं जो देखा हूँ नहीं है, ऐसा नहीं। आपने देखा या नहीं देखा, आप इंडिविजुअल ने देखा तो वो बुद्ध धम्म है, आपने नहीं देखा होगा तो उसको बुद्ध धम्म मानने को ही तैयार नहीं है। और आज तक वही करते गए कि जापान में जाएंगे, थाईलैंड में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो बोलते हम जो कर रहे हैं वो बुद्ध धम्म है, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। इसलिए कहीं लोग हमारे से मिले, कोई लोग हमारे से दूर हो गए। एक बुद्ध धम्म ही मैत्री सिखाता है, तो अगले को भी हमने थोड़ा बहुत समझना चाहिए, हमारा भी थोड़ा बहुत उनको देना चाहिए। तो मेरा काम, मेरा करने का जो ढंग है वो है कि किसी को मैं विरोध नहीं करता हूँ। मैं जो जानता हूँ, मैं जो समझा हूँ उसका और उनका मिलन कर कर बुद्ध धम्म का प्रचार करने की कोशिश करता हूँ। इसका अर्थ कि मैं जितना बाबा साहब अम्बेडकर के करीब को देखा तो वो वहाँ जाकर उन लोगों के बीच में, उन लोग अभी जो समझे, बाबा साहब लेकर गया होता तो भी उतना नहीं समझना है उनको। शौतकताई से अच्छे से जानते हैं, क्योंकि तीसरी चौथी के क्लास में भी वो खंड आता है, पढ़ाते हैं। तो उनको पहले ये बताए कि शौतकताई कितने महान थे, और फिर बाबा साहब बताए साथों साथ, तो वो ईजी समझ जाते, अरे वो तो उतने बराबरी का है। लेकिन हम करेंगे कि नहीं वो बाबा साहब अम्बेडकर महान थे, वो शौतकताई ऐसा नहीं हो सकता। आज तक वो करते आए ना, आज तक वो करते आए। तो मिलन होना, मैत्री होना, ये बुद्ध धम्म का सबसे बड़ा एक उपदेश है। वो उपदेश को लेकर और उस माध्यम से मैत्री बढ़े, बाबा साहब का नाम लेकर झगड़ा ना हो, बाबा साहब का नाम लेकर मैत्री बढ़े, ये मेरा काम है। आपका काम है, उसी माध्यम से आप काम करते रहते हैं। बंते जी, हम इस इंटरव्यू के एक अंतिम पड़ाव में है। मैं जानना चाहूँगा कि आने वाले जो वक्त है उस वक्त में पंचमहल संघ की क्या भूमिका रहेगी, किस तरह का काम और समाज के हित के लिए या फिर लोगों की भलाई के लिए करेंगे, और किस तरह से जो है कि लोगों में, जैसा आपने मैत्री की बात की, तो वो मैत्री को विकसित करने की बात पंचमहल संघ करता है। एक हमारी काम की स्पेशलिटी, गढ़चिरौली में सिरोंचा के वो एरिया में 10 साल हो गए, क्या बोलते हैं, मोबाइल का दवाखाना चला रहे, चलता फिरता दवाखाना चला रहे। एक डॉक्टर को अपॉइंट किए और वो हर गांव दिन में 3 या 5 गांव घूमते हैं और जाते रहते हैं, दवाई बांटेंगे, उनका जजमेंट करेंगे, घूमते रहते हैं। शायद ही साल भरे में 20-25 हज़ार लोगों का तो उसमें लाभ होता होगा, कई लोगों का तो जान भी बचाया। तो वहाँ हम ये देखते नहीं ना कि वो बुद्धिस्ट है या वो खमुक है या वो तमुक है। स्पेशली वो एरिया में आदिवासी लोग ही ज़्यादा है, 90% आदिवासी लोग हैं, उसमें से 1-2% अपने लोग यानी बुद्धिस्ट लोग होंगे। तो वहाँ जाकर तो फक्त समाज की सेवा करना है सभी के, और वो हमारा एक करने का तरीका होता है कि हम ये नहीं बोलेंगे कि आप बुद्ध को स्वीकार करो, बाद में हम आपको दवाई देंगे। हम पहले कर दिखाते हैं कि देखो ये मेडिकल की दवाई है, ये डॉक्टर ने बताया हुआ दवाई है, ये आप खाकर देखो, इसमें कोई आपको नमो तस्सै बोलने की ज़रूरत नहीं है, बोलो तो बोलो, ना बोलो तो ना बोलो, ये खाकर देखो ठीक हो जाएगा। यानी वो मेडिकल बेस में देते हैं, कोई उसमें श्रद्धा नहीं, कोई उसमें धम्म नहीं, लेकिन वो खाकर ठीक तो होता ही है क्योंकि वो मेडिसिन है। ठीक होने के बाद वो विचार करता है कि इन लोगों ने जो दवाई दिया ये हमारे को मुफ्त क्यों दिया, हमारी सेवा मुफ्त क्यों कर रहे हैं। फिर वो विचार करने को लगता है कि इन्होंने कहाँ से ये सिद्धांत लाए होंगे।
फिर वो और एक कदम आगे बढ़ता, अच्छा इनका सिद्धांत वो बुद्ध ने दिया सिद्धांत है, इनका सिद्धांत वो बाबा साहब ने दिया मार्ग है। फिर वो ऑटोमेटिक हमारे पास आकर बुद्ध समझने को लगते हैं, एकदम दीक्षा भी नहीं, समझने को लगते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और वो जो आकर फिर कल जाकर दीक्षा दे लेगा, ऐसे कहीं केस भी है कि दीक्षा दिए, वो बड़े पैमाने में नहीं करते, छोटे छोटे इसमें करते, इसलिए इन लोगों की नज़र में भी नहीं आता। तो वो लोग जब कन्वर्ट होते हैं, वो लोग जब बुद्ध बनते हैं तो कट्टरता से बनते हैं। उल्टा हमने दवाई देंगे और बोलेंगे नमो तस्स बोलो, तो बोल देंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे, दवाई मिल रही ना। लेकिन वो खाए बराबर भूल जाएंगे, उनके मन में तो कुछ रहेगा नहीं। लेकिन हमने ईमानदारी से उनको दवाई दिया, ईमानदारी से उनकी बीमारी, मैत्री से उनकी बीमारी सुधारने के लिए कष्ट किया, और वो खुद हमारे पास आते हैं कि आपने कहाँ से ये शक्ति लाए, तो वो सही पैमाने में बुद्ध बन सकता है। तो ये हमारी एक सिस्टम है कि गोली खाते वक्त या अपने आप को कुछ समझाते वक्त ये नहीं करना, पहले उनकी सेवा करो, पहले उनको मैत्री दो, फिर वो जब आएगा। तो मैं जाता हूँ, साल में 2-3 बार जाता हूँ, जो लोग आते हैं उनको धम्म समझाता हूँ, जो अपने अपन होकर आते हैं। तो वो तरीका हम अपनाते हैं, जाकर जबरदस्ती नहीं। बंटी जी, एक आखिरी संदेश हमारे श्रोताओं के लिए, लोगों के लिए। हमने बुद्ध का दीक्षा लिया है 1956 में। मैं तो था नहीं, मेरा जन्म 1962 का है। लेकिन मेरे माता पिता ने, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध की जो मार्ग लेकर जिए, वो ब्लड मेरे अंदर में है। लेकिन एक थोड़ा सा दुख के साथ बोलना पड़ता है कि एक माता किसी सब्जी बनाने की रेसिपी देती है आपको, आपके घर का रेसिपी अलग होगा, इसके घर का रेसिपी अलग होगा, वो माता जी रेसिपी देती है। बुद्ध से लिए रेसिपी बाबा साहब ने एक्सेप्ट किए, फुल्ली एक्सेप्ट किए, प्योरता से एक्सेप्ट किए, और वो बाबा साहब ने वो रेसिपी हमारे को दिया। 65 ईयर्स करीब करीब होते आ रहे हैं। वो 65 ईयर्स के अंदर में हमने थोड़ा थोड़ा नमक बढ़ाया, हमने थोड़ा थोड़ा मिर्ची बढ़ाया, हमने थोड़ा थोड़ा ये बढ़ाया वो बढ़ाया, अपने सुविधाजनक वो रेसिपी को बना दिया। नाम अभी भी बुद्ध बाबा साहब है, लेकिन वो रेसिपी टोटल ही, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट में बदल गई है। नाम है वो रेसिपी का कि ये बुद्ध ने दिया रेसिपी है, ये बाबा साहब ने दिया रेसिपी है, लेकिन 60 साल के बीच में हमने जो नहीं डालना था वो डाल कर वो रेसिपी को चेंज कर दिया, फक्त नाम रख दिया। मैं आज के हालत में आप सब लोगों से यही एक आशा करूँगा कि फिर से हम बाबा साहब अम्बेडकर की जो रेसिपी थी या बुद्ध की जो रेसिपी थी वहाँ क्यों ना जाए, कि हमने जो डाला हुआ नमक ज़्यादा ना ये कम, वो टोटल निकालने की कोशिश क्यों ना करें। और वो नहीं करेंगे तब तक हम असली बाबा साहब को नहीं समझेंगे। मैं जो कहता हूँ कि बाबा साहब ने जय जयकार के लिए अपना जीवन बर्बाद नहीं किया, बाबा साहब ने बुद्ध धम्म को प्रचार करने के लिए किया। मेरे जिंदगी, आपकी जिंदगी सुखमय हो, मंगलमय हो, इसलिए अपनी जिंदगी को समर्पित किया। तो वो समर्पितता, वो बाबा साहब अम्बेडकर का उपदेश, एम हमने अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो आज जो हमारे समाज बोलो या हमारा धम्म बोलो एक बिखरते जा रहा है, एक कच्चा होते जा रहा है, एक कमज़ोर होते जा रहा है, उसमें मैत्री की भावना निर्माण होगी, उसमें और एक बुद्ध धम्म के प्रति श्रद्धा बढ़ेंगी, और वो श्रद्धा बाबा साहब अम्बेडकर के जो मकसद था उसको पूरा करने के लिए हमारे को आगे ले जाएंगे। मैंने जितना भी पय्यामित्ता संघ के बारे में, जो कार्य के बारे में आपको अवगत किया, वो सोशल वर्क नहीं है। आपको दिखने में सोशल वर्क लगेगा कि एक क्लास स्कूल चला रहे तो ये तो सोशल वर्क है, बाल सदन चला रहे ये सोशल वर्क है, ये कर रहे तो वो तो सोशल वर्क है। लेकिन पय्यामित्ता संघ जो कर रही वो सोशल वर्क नहीं है। बुद्ध ने जो 10 पारामिता दिया है, उस 10 पारामिता का सबसे ऊपर दान पारामिता होता है, जो भिक्षु ने भी और आम जनता ने भी पालन करने की जरूरत होती है, तब कुछ उसे बुद्ध का अनुयायी कहा जाएगा। तो हम दिखावत में समाज सेवा कर रहे हैं, दिखावत में सोशल वर्क कर रहे हैं, लेकिन बुद्ध के माध्यम से कहा जाए तो हम 10 पारामिता का सबसे ऊपर का जो दान पारामिता है, वो दान पारामिता का पालन कर रहे हैं। यानी मैं किसी के लिए किसी की सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो धम्म का मार्ग से चलना चाहिए, मैंने जो धम्म का अध्ययन करना चाहिए, मैंने जो धम्म की साधना करना चाहिए, वो साधना का एक प्रकार समझकर दान पारामिता का पालन कर वो जो काम आपको सोशल वर्क दिख रहा है वो हो रहा है। धन्यवाद भंते जी, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे लेके जाने के लिए
मैत्री के माध्यम से हमें एकजुट आना होगा, सभी समाज को इकट्ठा आना होगा और जो आपस में गिले शिकवे होते हैं, यहाँ निंदा करते हैं किसी की, इस बात को दूर रखना होगा। भंती जी की यही एक समूचे इंटरव्यू से एक बात थी कि हमें आगे जाना है, हमें पीछे नहीं आना है और इस तरह से जो कुछ बुराई है उसे मिटा के आगे जाना चाहिए। भंती जी, आपने बहुत अच्छे से आज के इस इंटरव्यू में अपने जीवन का पूरा घटनाक्रम बताया। आपने एक इंस्पिरेशन है आपकी, आप लोगों की सेवा करते हैं, उसके बाद जो है लोग बुद्धिज़्म की तरफ आते हैं। आपने कई बच्चों की लाइफ में बदलाव लाए, कई लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाए और निरंतर जो है आपका ये कार्य शुरू है। हम आपकी इस कार्य के प्रति मंगल कामनाएँ व्यक्त करते हैं, आपके आने वाले कल के लिए भी मंगल कामनाएँ व्यक्त करते हैं। आप हमारे बीच में आए, हमें इतना वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।